Hello everyone, welcome to our channel Swaran Learners. I am Ayusha Soni presenting you are a very new initiative as BPSC crash course जो हमारी BPSC की एग्ज़ाम होने वाली है 23 जनवरी 2022 को प्रीलिम्स की। ये क्रैश कोर्स उस एग्ज़ाम के लिए होगा। इसमें हम बिहार की जनरल नॉलेज, बिहार का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही हम इकोनॉमिक सर्वे बिहार का डिस्कस करेंगे, सेंसस बिहार का डिस्कस करेंगे 2011 का, और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी जैसे स्पोर्ट्स हो गए, जैसे इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हो गए, बिहार के अवार्ड्स हो गए, ये सब भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स भी देख लेंगे। हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। और हमारे और भी अदर इनिशिएटिव्स हैं जैसे न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड ऑल, वो भी आप देखें क्योंकि उसमें भी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा करने के लिए। तो स्टार्टिंग फॉर आवर फर्स्ट क्लास, आज हम देखेंगे जोग्राफिकल डिवीज़न ऑफ बिहार। आज हम मैप की क्लास करेंगे। मैप की क्लास जो है वो आपके दो पार्ट्स में होगी क्योंकि एक पार्ट में सारे मैप्स एक बार करना पॉसिबल भी नहीं है और प्लस आपको इतने सारे फैक्ट्स याद भी नहीं हो पाएंगे, तो हम पार्ट वाइज करेंगे। आज हम पार्ट 1 करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में हम जोग्राफिकल डिवीज़न ऑफ बिहार देखेंगे और रिवर्स ऑफ बिहार, अगर हमें टाइम मिला तो हम वो भी देख लेंगे। तो जो जोग्राफिकल डिवीज़न है उसमें हम क्या क्या देखेंगे, उसमें हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है बिहार का और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के वो दोनों देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं बिहार का। तो बिहार का फाउंडेशन डे मनाया जाता है 22 मार्च एवरी ईयर। और ये 22 मार्च क्या है, तो 1912 में बंगाल से बिहार और उड़ीसा प्रोविंस ये दोनों सेपरेट हुआ था, तो इसीलिए बिहार का फाउंडेशन डे 22 मार्च 1912 में मनाया जाता है। ऐसे ही आपको बीपीएससी बहुत बार सेम क्वेश्चन पूछती है रिपीटेड वे में कि बिहार एज स्टेट कब स्टैब्लिश्ड हुआ था या बिहार का फाउंडेशन डे कब है, उसमें आपको ईयर दे देगा। उसमें आपको इनफैक्ट वो लोग डेट भी देते हैं 22, 23, 24, 25। इसमें से आपको सही ऑप्शन चूज़ करना होगा। तो आपको ये डेट हमेशा याद रखनी है कि ये 22 मार्च 1912 है एज बिहार ओडिशा प्रोविंस। इसमें फर्स्ट डिवीज़न होगा जब ओडिशा सेपरेट हो जाएगी, वो है आपका 1 अप्रैल 1936। और सेकेंड डिवीज़न होगा 15 नवंबर 2000 में जब बिहार से झारखंड भी अलग हो जाएगा। डेट्स इंपॉर्टेंट हैं तो आपको डेट्स याद रखना चाहिए ही चाहिए। और एरिया वाइज देखें तो हम इंडिया में रैंक 12th है हमारा। एरिया है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर और पॉपुलेशन वाइज हमारी रैंक 3rd है जिसमें 1040 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है। ये सारे जो डेटा आप देख रहे हो ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। ओके, एंड पॉपुलेशन डेंसिटी में हम फर्स्ट रैंक पे आते हैं और हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है 1106 किलोमीटर। अब आपको अगर नहीं पता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है तो मैं आपको बता दूं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने लोग रहते हैं उसी को पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो हमारे यहाँ कम एरिया में भी ज़्यादा लोग रहते हैं तो और हम इसमें फर्स्ट रैंक पे आते हैं। सेक्स रेशियो हमारे यहाँ बहुत कम है, 918/1000 है। और बिहार जो है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में आता है। ईस्टर्न पार्ट आप देख रहे हो, यहाँ पे देख सकते हो। बिहार की लेंथ है 345 किलोमीटर और ब्रेथ है 483 किलोमीटर। लेंथ हो गई आपकी नॉर्थ टू साउथ, लेंथ हो गई आपकी नॉर्थ टू साउथ और ब्रेथ हो गया आपका ईस्ट टू वेस्ट। 483 है ये और ये है 345। इंटरनेशनल बाउंड्री बिहार बस एक कंट्री के साथ शेयर करता है, वो है नेपाल। और ये एक्चुअली ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे बिहार शेयर्स इंटरनेशनल बाउंड्री विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। तो इसमें सिर्फ नेपाल होगा, ये आपको याद रखना है। और स्टेट बाउंड्रीज़ में यूपी है, झारखंड और वेस्ट बंगाल है। तो नॉर्थ में हो गया आपका नेपाल, ठीक है। साउथ में हो गया आपका झारखंड, ईस्ट में हो गया आपका वेस्ट बंगाल और वेस्ट में हो गया आपका यूपी। ओके, ये 4 आप याद रखोगे सराउंडिंग जो भी स्टेट्स और कंट्री है। तो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। तो बिहार के 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है। ओके,
तो पहले एक बार देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जैसे हो गया कि इसके अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स एक साथ आएंगे जिनका एडमिनिस्ट्रेशन एक मतलब इन सारे डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन एक ही डिवीज़न के अंदर आ जाएंगे। तो इसमें है पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध। तो अगर मैं आपको ऐसे याद करवाना स्टार्ट करूं तो जब तक आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं पता रहेगा तो आपको याद भी नहीं हो पाएगा। तो हम सबसे पहले जो 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के, एक मिनट, हाँ, तो जो बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पहले उन्हें याद करेंगे, उसके बाद फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न याद करेंगे। तो हमें उस हिसाब से जल्दी जल्दी वो याद हो जाएगा। ये चूँकि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपसे ये पूछ सकते हैं कि पटना डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, मुंगेर में कितने आते हैं, भागलपुर में कितने आते हैं, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आते हैं डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार में। तो बिहार के 38 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेस्ट टू ईस्ट। ओके, तो वेस्ट टू ईस्ट में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक जाएंगे। तो ये जो आपको पता है कि नॉर्थ साइड में इंटरनेशनल बाउंड्री हमारी नेपाल के साथ, तो जितने भी वेस्ट टू ईस्ट वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सारे नेपाल से बाउंड्री टच करेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो जो वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण से जब हम स्टार्ट करते हैं तो वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण, पहले ये चंपारण था और 1972 में, कब, 1972 में जो बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसके अकॉर्डिंग ये दोनों डिवाइड होके अलग हो गए, वेस्ट चंपारण अलग और ईस्ट चंपारण अलग। अब चंपारण क्यों फेमस है हिस्ट्री में, तो आपको पता होना चाहिए कि चंपारण सत्याग्रह भी यहीं से स्टार्ट हुआ है। कि जो राजकुमार शुक्ला थे वो बिहार के थे, बेतिया के थे वो, उन्होंने गांधी जी को इनविटेशन दिया था चंपारण आने के लिए ताकि इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट वो लोग सत्याग्रह कर सकें, और इसमें गांधी जी सक्सेसफुल भी हुए। ये वेस्ट चंपारण है, ये ईस्ट चंपारण है, हाँ। तो जो वेस्ट चंपारण है वो लार्जेस्ट है और जो ईस्ट चंपारण है वो सेकंड पॉपुलेटेड है। तो अब आप सोचोगे कि फर्स्ट पॉपुलेटेड कौन सी है, तो फर्स्ट पॉपुलेटेड जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है वो है पटना और सेकंड पॉपुलेटेड है ईस्ट चंपारण। और वेस्ट चंपारण जो है वो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। और यहाँ पे ही आपको वाल्मीकि बायोस्फीयर रिजर्व, वाल्मीकि नेशनल पार्क और वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और हमने एक चीज़ पढ़ी है हिस्ट्री में, प्री हिस्टोरिक साइट्स। तो प्री हिस्टोरिक साइट्स में एक आता है आपका लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अराराज। तो ये जो है ये भी आपके चंपारण में ही पड़ते हैं। अब वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण के बाद आप छोटी सी एक जगह देखोगे वो है शिवहर। ये जो शिवहर है ये नेपाल से बाउंड्री नहीं हाँ, ये जो शिवहर है ये नेपाल से बाउंड्री नहीं टच करती है। लेकिन जब हम सीक्वेंस में देखेंगे वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण के बाद शिवहर ही आएगा और फिर सीतामढ़ी। लेकिन ये हमेशा याद रखेंगे क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन जब भी कुछ और चीज़ें हो ना तो उससे क्वेश्चन पूछने का स्कोप ज़्यादा हो जाता है। तो ये पूछ सकता है, मान लो कि आपको 4-5 ऑप्शन दे दिया, इसमें बोलेगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो नेपाल से बाउंड्री नहीं टच करती है। तो अगर आप ऐसे याद रखोगे कि वेस्ट टू ईस्ट में तो यह आता है शिवहर, तो आपको लगेगा कि ये कर रही है। तो ये चीज़ आप थोड़ा याद रखना कि शिवहर जो है वो नेपाल से बाउंड्री नहीं टच करती है। लेकिन शिवहर जो है, अब आप एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि जो वेस्ट चंपारण है वो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बिहार का और जो शिवहर है वो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। तो अब देखो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों पास पास में ही हो गया ना, तो आपको याद करने में भी ऐसे आसानी होगी। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट है आपका सीतामढ़ी। सीतामढ़ी को कहा जाता है बर्थ प्लेस ऑफ गॉडेस सीता, कि यहाँ जो जनक थे, राजा जनक, उन्होंने एक लैंड पे, मतलब प्लॉग्ड लैंड पे अर्दन पॉट में उन्हें एक बच्ची मिली थी ना जो सीता जी थी। तो ये जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है ये आपके इसी सीतामढ़ी की है। तो सीता जी के ही नाम पे ये सीतामढ़ी पड़ा है। इसके बाद हम आते हैं मधुबनी। तो मधुबनी, आपको पता है कि मधुबनी क्यों फेमस है। मधुबनी आपके मधुबनी पेंटिंग के लिए है और मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग भी मिला हुआ है।
अब जीआई टैग क्या होता है? तो जीआई टैग है जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, आई गेस समथिंग 1999 का। इससे आपको उस एरिया का जो भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है ना, वो उस एरिया में ही अगर सिर्फ बन रहा है या हो रहा है तो उनको एक जोग्राफिकल इंडिकेशन मिल जाता है कि हाँ ये इस एरिया का ही है। तो ऐसे बिहार में कितने प्रोडक्ट्स को मिला हुआ है जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन का मार्क? तो ऐसे बिहार में है 13 प्रोडक्ट। ओके, बिहार के 13 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है। जैसे इसमें से आपकी क्या क्या हो सकती हैं? एक तो आपने देख लिया मधुबनी पेंटिंग, दूसरी होगी शाही लीची, जर्दालू आम, और कतरनी चूड़ा, सिलाऊ का खाजा, ये सब आपके जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट आते हैं सुपौल। ये जो सुपौल है, सुपौल ये आपके मधुबनी और अररिया के बीच आता है और ये भी शेयर करेगा बाउंड्री नेपाल के साथ। सुपौल के बाद आता है आपका अररिया। अब अररिया क्या है ना, तो अररिया का सिग्निफिकेंस आपको 1857 के रिवोल्ट के टाइम का मिल जाएगा। ओके, हाँ, तो 1857 में जो रिवोल्ट या एजिटेशन 1857 के एजिटेशन का जो सेंटर था ना, वो एक अररिया भी था। यहाँ पे क्या हुआ था ना, यहाँ पे एक थे कमिश्नर यूले, और कमिश्नर यूले का एक रेसिडेंशियल एरिया था यहाँ पे, तो इसको कहते थे आर एरिया। ओके, उस टाइम इसे आर एरिया कहते थे। फिर विद टाइम ये आर एरिया से अरीरिया बन गया और उसके बाद ये अररिया बन गया। और ये इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है। यहाँ पे फोर्ब्सगंज एक जगह है जो लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जहाँ पे जूट और प्लाईवुड ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद आपके आते हैं हम किशनगंज पे। तो जो किशनगंज है ना, वो ओनली डिस्ट्रिक्ट इन बिहार है जहाँ पे टी प्लांटेशन होती है। अब आप सोचोगे कि टी प्लांटेशन यहाँ कैसे होगी, तो पहले जो ये किशनगंज था, ये आपका किशनगंज ना होकर ये आपका ये था आपका क्या कहते हैं, नेपालगंज। ओके, हाँ, नेपाल से टच करो ना, तो ये आपका पहले नेपालगंज था मुगल्स के टाइम से पहले। तो उसके बाद मुगल एम्पायर में जब आपके शाह आलम ने कैप्चर कर लिया इस एरिया को, तो इसे नाम दिया गया आलमगंज, और आलमगंज के बाद इसे नाम दिया गया किशनगंज का। तो यही इकलौता एरिया है जहाँ पे टी प्लांटेशन होता है। और टी प्लांटेशन इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। मतलब बिहार का ये जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड होता है, और टी प्लांटेशन भी अकेले यहीं पे सिर्फ होता है। और यहाँ पे एक और सिग्निफिकेंस है इसका कि यहाँ पे जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी बहुत, मतलब मुस्लिम्स जो है ना वो मेजॉरिटी में है। ये मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है। इसमें 68% मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती है। ओके, किशनगंज जगह भी अच्छी है, कभी घूमना हो तो बिल्कुल आप जा सकते हैं घूमने को। उसके बाद अब हम देखेंगे वेस्ट टू साउथ में। ठीक है, वेस्ट टू साउथ देखेंगे तो ये वेस्ट टू साउथ इधर जाएंगे हम नीचे की तरफ। ओके, तो वेस्ट चंपारण तो हमने देख लिया है। वेस्ट चंपारण शेयर करेगी बाउंड्री किसके किसके साथ, नेपाल के साथ भी और उत्तर प्रदेश के साथ भी। ऐसे ही हर कॉर्नर पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हम देखेंगे ना, वो दो दो बाउंड्री शेयर करेंगे। ठीक है, तो वेस्ट चंपारण आपका शेयर कर रहा है उत्तर प्रदेश के साथ और नेपाल के साथ भी। वेस्ट चंपारण से आगे बढ़ने पे आता है आपका गोपालगंज। जो गोपालगंज है, गोपालगंज जैसे आपके पंकज त्रिपाठी हैं, वो एक्टर है ना, वो भी गोपालगंज के ही हैं। आपके लालू प्रसाद जी हैं, वो भी गोपालगंज के हैं। गोपालगंज सिवान, आई थिंक इन्हीं दोनों में से किसी जगह के हैं वो। उसके बाद नीचे आते हैं सिवान में। तो सिवान में ना एक जगह है ज़ेरादई। तो ये जो सिवान का जगह है ज़ेरादई, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उनका घर था। तो जब गांधी जी आए थे चंपारण सत्याग्रह के लिए, तो वो ज़ेरादई में रुके थे, सिवान में ही। ठीक है, तो इसलिए सिवान और ज़ेरादई भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे चंपारण सत्याग्रह से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए। सिवान के बाद आता है आपका सारण।
सारन को छपरा भी कहते हैं, मतलब सारन छपरा। तो यहाँ पे सारन का क्या सिग्निफिकेंस होगा ना कि अभी इंडिया जो है, इंडिया का जो लार्जेस्ट डबल डेकर फ्लाईओवर है ना, वो सारन में बन रहा है, ठीक है। उसके बाद भोजपुर आते हैं, भोजपुर को आप आरा भी कहते हैं। तो आरा जो वर्ड है वो निकला है अरण्या से। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि अरण्यकाज होते हैं। अरण्यकाज क्या होते हैं? वो फॉरेस्ट बुक होते थे। तो जो सन्यासी लोग होते थे ना, वो जब सन्यास के लिए फॉरेस्ट में जाते थे तो वहाँ पे जो बुक लिखे जाते थे उनके द्वारा, उसको अरण्यकाज कहा जाता था। तो उसी से वर्ड निकला है आरा। तो ये जो भोजपुर आरा वाला रीज़न था, ये फॉरेस्ट एरिया थोड़ा ज़्यादा है। इसका भी बहुत सिग्निफिकेंस है क्योंकि आरा से ही आपका स्टार्ट हुआ था 1857 का रिवोल्ट। जैसे आपके कुंवर सिंह जो थे, जिन्होंने, जो एक ज़मींदार थे आरा के, जगदीशपुर के एक्चुअली, जो आरा में ही पड़ता है, तो वहाँ के ज़मींदार थे और जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट का बिहार से लीडरशिप दिया था, तो वही थे। और उसके बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई थी ना, तो उसमें जो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे ना 2 दिनों के लिए, वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे, तो वो भी यहीं आरा भोजपुर के थे। आगे बढ़ते हैं तो बक्सर। बक्सर इज़ इम्पॉर्टेंट इन इटसेल्फ, क्योंकि बक्सर से आपके इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं। बक्सर फेमस है आपके बैटल्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक बैटल ऑफ चौसा, ठीक है। तो बैटल ऑफ चौसा हुआ था 1539 में। तो बैटल ऑफ चौसा किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। इसके बाद ही शेरशाह सूरी ने हुमायूं को ऐसे हराया था कि हुमायूं को छुपने के लिए, मतलब हुमायूं छुपते हुए इंडिया से बाहर चला गया था। फिर बाद में फिर अकबर आए थे, उन्होंने वापस से अपना मुग़ल का जो है पावर सारा लिया। तो जब हुमायूं और शेरशाह की बैटल हुई थी ना, तो उसमें शेरशाह जीत गए थे और हुमायूं को हरा दिया था उन्होंने। तो वो बैटल ऑफ चौसा था जो 1539 में हुआ था, वो यहीं बक्सर में हुआ था। सेकेंड है आपका बैटल ऑफ बक्सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बैटल ऑफ बक्सर है ये 1864 में हुआ था, आई गेस, यस, हाँ 1864 में हुआ था। इसके बाद हम आते हैं कैमूर, ठीक है। तो जो कैमूर है, इसको कैमूर को ना लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है ये कैमूर, मतलब बिहार का लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है कैमूर। कैमूर के बाद आपके आते हैं रोहतास में। रोहतास भी देखिए बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो टच कर रहा है बाउंड्री उत्तर प्रदेश के साथ। तो रोहतास उत्तर प्रदेश और झारखंड, इन दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो ऐसे वाले डिस्ट्रिक्ट्स आप तो बिल्कुल याद रखना, जैसे आपके वेस्ट चंपारण है, ठीक है, और आपका रोहतास है। तो ये सब आप याद रखना बिल्कुल। उसके बाद रोहतास जो है वो आपका उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से शेयर कर रहा है। और जो रोहतास है उसको राइस बाउल ऑफ बिहार कहा जाता है। यहाँ पे राइस का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है। और रोहतास जो है ना वो हरिश्चंद्र, जो राजा हरिश्चंद्र थे, उनके बेटे के नाम पे रखा गया था। उनका जो बेटा था उसका नाम था रोहितेश्वरा और समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही कुछ नाम था जिसके नाम पे रोहतास रखा गया था, ठीक है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो रोहतास ना एक इंडस्ट्रियल सिटी भी है, ठीक है। इसमें एक जगह है डालमिया नगर, आप लोगों ने सुना होगा डालमिया नगर। तो ये इंडस्ट्रियल बेल्ट आ जाता है रोहतास का। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे साउथ टू ईस्ट, ओके, साउथ से ईस्ट के साइड जाने वाले कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले हम रोहतास देखेंगे। तो ये झारखंड से कौन कौन सी बाउंड्री शेयर होगी? रोहतास की हो गई, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, ठीक है, बांका हो गया आपका, थोड़ा भागलपुर भी हो गया और कटिहार भी हो गया, ठीक। तो सबसे पहले हम नीचे आ रहे हैं तो हम देखेंगे औरंगाबाद, ठीक है। औरंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है ये औरंगजेब के
औरंगजेब के नाम पे इसका नाम रखा गया है। औरंगाबाद क्यों रखा गया है? तो औरंगजेब जो है वो क्या कहते हैं, जब विज़िट करने आए थे 16th सेंचुरी में इस जगह को, तो फिर उनके ही नाम पे इनका इस जगह का नाम औरंगाबाद रख दिया गया। फिर हम आते हैं गया पे। तो गया तो बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है, सबको एक बार जाना भी चाहिए। अगर आप लोग नहीं गए हो तो ज़रूर विज़िट करें गया। तो गया में क्या है ना, तो गया में एक जगह है बोध गया, जहाँ पे आपको गौतम बुद्धा को निर्वाणा मिला था। निर्वाणा मीन्स एनलाइटमेंट मिला था उन्हें, ठीक है। और ये जो बोध गया है ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। तो बिहार में 2 यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। वो 2 कौन कौन से हैं? एक आपका हो गया बोध गया और दूसरा है नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे एक कांग्रेस सेशन भी हुआ था 1922 में। अब आप मुझे ये बताओ कि जो कांग्रेस सेशन हुई थी यहाँ 1922 में, वो किसके अंडर हुआ था? मतलब किसके प्रेसिडेंटशिप नहीं, मतलब किसने रिप्रेजेंट किया था कांग्रेस सेशन ऑफ 1922 को, ठीक है। फिर गया के बाद आ जाता है आपका नवादा के बाद जमुई। तो जैसे आपका गया देखो, गया क्यों इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए? क्योंकि यहाँ पे बुद्धा को निर्वाणा मिला था। अब गया के बाद जस्ट बाद आ जाओ जमुई, मतलब बीच में बस एक नवादा आपको याद रखना है, तो आपको ये ऐसे याद रह जाएगा, गया नवादा जमुई। गया में आपके बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला था और जमुई में महावीरा को एनलाइटमेंट मिलेगा, ठीक है। तो जो कैवल्य प्राप्त हुआ है ना महावीरा को, वो जमुई में हुआ है रिजुपालिका रिवर के बैंक्स पे, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि जो आपके गौतम बुद्धा थे उनको एनलाइटमेंट किस पेड़ के नीचे मिला है? तो गौतम बुद्धा को आपको मिला है पीपल ट्री के नीचे, और पीपल ट्री, बनियान ट्री, और एक बार चेक कर लेना, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। और जो महावीरा को मिला है वो साल ट्री के नीचे मिला है, ठीक है। और अब जमुई के बाद हम आते हैं कहाँ? तो जमुई के बाद हम आते हैं बांका। तो बांका में ट्राइबल कल्चर बहुत ज़्यादा है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे झारखंड का इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे ट्राइबल कल्चर बहुत ज़्यादा है। और हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के लिए बांका बहुत फेमस है। बांका के बाद हम आते हैं भागलपुर। अब भागलपुर में आपने यूज़ भी किया होगा शायद, भागलपुरी साड़ी, भागलपुरी शॉल, ये सब बहुत आते हैं। तो ये सब भागलपुरी सिल्क का होता है। सिल्क मतलब सिल्क की 4-5 वैरायटीज़ होती हैं, जैसे मलबरी हो गया, टुसर हो गया, ईरी हो गया, मूंगा हो गया, ये सारे सिल्क की वैरायटीज़ होती है। और इंडिया जो है वो वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क है। फर्स्ट लार्जेस्ट आपका चाइना है और सेकेंड आपका जो है वो इंडिया ही है। तो भागलपुरी सिल्क जो है वो बहुत फेमस है। और क्या देखना है हमें? हाँ, भागलपुर में जो सेक्स रेशियो है ना वो लोएस्ट है बिहार का, ठीक है। यहाँ पे 879 है अपॉन 1000, मतलब 879 गर्ल्स अपॉन 1000 बॉयज़, बहुत कम है। हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर कोई भी भागलपुर से देख रहा है तो वो भी अपने आसपास वाले लोगों को बोले कि ऐसा ना करें। मतलब ये सब फीमेल फिटिसाइड एंड ऑल, ये सब तो अब तो ख़त्म हो जाना चाहिए। लड़के लड़की सब तो बराबर ही हैं। उसके बाद देख लेते हैं जर्दालू मैंगो और कतरनी चूड़ा, इन दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है। ओके, अभी मैंने आपको बताया था कि जीआई टैग क्या होता है, तो जीआई टैग मिला हुआ है इन दोनों को। उसके बाद आपकी आ जाती है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है भागलपुर में। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि विक्रमशिला डॉल्फिन सैंक्चुरी जो है ये एक इकलौता डॉल्फिन सैंक्चुरी है बिहार का, और ये आपके कहाँ है? तो ये आपके भागलपुर में है, ठीक है। अब भागलपुर के बाद हम आ जाते हैं कटिहार में, ठीक है। तो जो कटिहार है आपका, वो दोनों देखो हम कहाँ थे, यहाँ थे, देखो वेस्ट चंपारण बताया था आपको। यहाँ देखो कि वेस्ट चंपारण उत्तर प्रदेश से भी करता है और नेपाल से भी करता है। वैसे ही रोहतास उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से करता है। सेम वैसे ही कटिहार जो है आपका वो वेस्ट बंगाल और झारखंड इन दोनों से ही बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो
कटिहार के बाद हम आते हैं अब देखो, अब साउथ से थोड़ा नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, ठीक है। तो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, तो ये वाला एरिया भी देखो आपको याद हो जाएगा। किशनगंज हमने पढ़ लिया था, कटिहार हो गया, और बीच में बस एक है पूर्णिया। तो पूर्णिया की जो है ना लोएस्ट लिटरेसी रेट है, यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है ना यहाँ की लोएस्ट है। अब बिहार की एक बार देख लेते हैं लिटरेसी रेट क्या है। तो आपको बस 3 नंबर याद रखने हैं, ठीक है। वो 3 नंबर क्या हैं आपके, 61, 71 और 81, सॉरी 61, 71 और 51, ओके। तो बिहार का जो क्यूमुलेटिव लिटरेसी रेट है वो आपका 61% है, और मेल का लिटरेसी रेट 71% और फीमेल का लिटरेसी रेट 51%। तो आप ऐसे याद रखना 61, 71, 51, और लाइक डेसिमल के बाद कुछ कुछ हैं, बट आपको अगर ये याद रहेगा तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और इसी में पूर्णिया का लिटरेसी रेट जो है वो लोएस्ट है। उसके बाद हम आते हैं पूर्णिया के बाद, चलो हमने कहाँ से कहाँ देख लिया, ये बॉर्डर एरियाज़ देख लिए, यहाँ के बॉर्डर एरिया देख लिया, नीचे भी देख लिया और इधर भी देख लिया। अब जो सेंटर वाले जगह है ना वहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो सेंटर में जब हम स्टार्ट करते हैं, पूर्णिया हो गया, तो मधेपुरा। अब मधेपुरा क्या है, तो मधेपुरा आपका है मध्यपुरा, ठीक है। इसका पुराना नाम था मध्यपुरा, क्योंकि जो कोसी रिवर आती है ना वो इधर से आती है, और वो इधर से आती है और इसको बीच से डिवाइड कर देती है। तो जब सेंटर में आती है ना कोसी रिवर, तो ये इसीलिए इसका नाम है मध्यपुरा। तो मध्यपुरा को ही अब मधेपुरा कहते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसको वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया हुआ है। अब मधेपुरा के बाद हम आते हैं कहाँ, सहरसा। तो सहरसा के बाद दरभंगा। तो दरभंगा मीन्स द्वारभंगा, ओके। द्वारभंगा मतलब गेटवे ऑफ बंगाल हो गया आपका, इसको बस द्वारभंगा ऐसा बोलते हैं, गेटवे ऑफ बंगाल दरभंगा। उसके बाद हम देखेंगे दरभंगा के बाद हम आते हैं मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर को लैंड ऑफ लीची बोलते हैं। लैंड ऑफ लीची क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ की शाही लीची को जीआई टैग मिला हुआ है। यहाँ की शाही लीची जो है बहुत ही मतलब बहुत बड़ी साइज़ की और बहुत मीठी होती है। उसके बाद और मुजफ्फरपुर हिस्ट्री में क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो जो पहला बॉम्ब एक्सप्लोजन था ना वो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में वो मुजफ्फरपुर में हुआ था, और वो खुदीराम बोस ने किया था। तो खुदीराम बोस जो है वो बॉम्ब एक्सप्लोड करने वाले किसके ऊपर थे, तो उन एक कार जो कैरियज होता था ना जिसमें बैठ के अंग्रेज उस टाइम जाते थे, तो उसी में जो मुजफ्फरपुर के क्या कहते हैं उसे, मुजफ्फरपुर के आपके ये थे ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सॉरी हाँ। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे मुजफ्फरपुर के, किंग्सफोर्ड, वो जाने वाले थे। तो खुदीराम बोस ने प्लान किया था कि किंग्सफोर्ड के कैरियज को एक्सप्लोड कर देंगे बॉम्ब से, लेकिन बाय चांस क्या हुआ कि किंग्सफोर्ड के कैरियज से पहले कैनेडी सिस्टर्स थी, उनका कैरियज आ गया और गलती से खुदीराम बोस ने उनके कैरियज को एक्सप्लोड कर दिया था। उसके बाद खुदीराम बोस को बहुत बुरा लगा था, उन्होंने खुद से ही सरेंडर कर दिया था अपने, और ये आपका इंसिडेंट है 1908 का। उसके बाद मुजफ्फरपुर के बाद हम आते हैं सारण, हमने देख लिया है। वैशाली हो गया आपका, वैशाली के बाद समस्तीपुर, समस्तीपुर के बाद खगड़िया, ठीक है, और खगड़िया के बाद हम आते हैं बेगूसराय, ठीक है। तो एज सच इन सब में कुछ वैसा बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं जो मैं आपको बता सकूं। एक वैशाली आपकी फर्स्ट रिपब्लिकन स्टेट कहलाती है पूरे वर्ल्ड में। ये महाजनपदास के टाइम से वैशाली जो है वो आपकी फर्स्ट रिपब्लिकन स्टेट रही है। उसके बाद आपका आ गया समस्तीपुर, समस्तीपुर के बाद खगड़िया, और खगड़िया के बाद हम आते हैं बेगूसराय पे। अब बेगूसराय जो है वो है आपकी इंडस्ट्रियल कैपिटल है, ठीक है, वो बिहार की इंडस्ट्रियल कैपिटल है। तो बिहार की इंडस्ट्रियल कैपिटल क्यों है भाई, तो जो एक बरौनी ऑयल रिफाइनरी है वो आपके बेगूसराय में आती है, वहीं पे पास में थर्मल पावर स्टेशन भी है, और उसके बाद हिंदुस्तान का फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन भी है, वो भी बेगूसराय में है। तो बेगूसराय का जो नाम है ना वो बेगम सराय से निकला है।
तो भागलपुर बगल में देखो आप, जो भागलपुर है ना, तो भागलपुर की जो बेगम थी ना, वो आती थी सिमरिया घाट पे ना बात लेने के लिए, होली बात लेने के लिए। और सिमरिया घाट जो है वो गंगा के नॉर्दर्न बैंक्स पे है। तो इस घाट पे वो आती थी होली बात लेने के लिए ना, तो उन्हीं के नाम पे ये बेगूसराय बेगम सराय था, और जिसको बाद में बेगूसराय कहते हैं हम लोग। और यहाँ एक रामसार साइट भी है, कबरताल, जो कि एक ऑक्सबो लेक है। यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो बहुत आती हैं। और मध्यम निकाय, ये मध्यम निकाय जो है ना, वो आपके सूत पिटक का एक पार्ट है। तो सूत पिटक तो आपको पता होगा कि बुद्धिज़्म के जो बास्केट्स हैं, त्रिपिटकास के 3 जो बास्केट हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, उसमें से जो सूत पिटक है ना, उसी में एक बुक आती है आपकी मध्यम निकाय। तो मध्यम निकाय में बेगूसराय को अंगुत्तरापा कहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा बेगूसराय। अब हम बेगूसराय के बाद आते हैं, चलो बेगूसराय के बाद क्या देखें। बेगूसराय के बाद हो गया आपका लखीसराय, शेखपुरा। ठीक है, और शेखपुरा के बाद हम आते हैं आपके नालंदा पे। ठीक है, नालंदा। तो नालंदा ना बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट जगह हो गई आपकी। ठीक है, ये बुद्धिस्ट सर्किट पे भी आता है। और यहाँ पे ना पावापुरी है, तो पावापुरी में महापरिनिर्वाणा हुआ था महावीरा का। महापरिनिर्वाणा मीन्स डेथ हुई थी महावीरा की। ठीक है, तो नालंदा में और क्या है, तो नालंदा भाई नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी ना, इसको कुमार गुप्ता ने बनवाया था, जो गुप्ता डायनेस्टी के एक किंग थे, और इसको डिस्ट्रॉय किया था आपके बख्तियार खिलजी ने। कहा जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि इसको डिस्ट्रॉय जब किया था ना बख्तियार खिलजी ने, तो बहुत महीनों तक मतलब वहाँ का एयर ना ऐसे धुआं सा दिखते रहता था, इतने सारे बुक्स जलाए थे। और हुइंगसान ने भी नालंदा विजिट किया हुआ है। नालंदा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। आपको बताया था मैंने कि बिहार में 2 यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, एक नालंदा यूनिवर्सिटी और एक बोध गया। अब उसके बाद हम एक देख लेते हैं मुंगेर। मुंगेर भी अपने आप में थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। तो मुंगेर जो है अंग प्रदेश, जब हम महाजनपदास अभी पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम पढ़ेंगे, तो उसमें एक आएगा आपका अंग। ठीक है, तो बिहार में ना 3 महाजनपदास थे। ओके, वो आपका हो गया एक अंग, एक मगध और एक वज्जी। वज्जी आपको वैशाली बताया था, जो फर्स्ट रिपब्लिकन स्टेट है पूरे वर्ल्ड की, वो। और मगध, तो आपको मगध वाला एरिया पता ही है, आपको मगध की इतनी डायनेस्टीज आपने पढ़ी है। उसके बाद आपका एक था अंग। ये आपका वही अंग है जो महाभारत के टाइम में, जिसमें कर्ण जो था ना, वो यहाँ का रूलर था। ठीक है, ये वही वाला अंग है। तो यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यहाँ पे आईटीसी का टोबैको फैक्ट्री है, जो वन ऑफ द बिगेस्ट टोबैको फैक्ट्री है। उसमें यहाँ पे गन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी है। तो ये जो गन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, कहा जाता है ये पहली बार जो है इस्टेब्लिश की गई थी मीर कासिम के द्वारा। जो मीर कासिम है ना, आप याद करो, बैटल ऑफ बक्सर के बाद मीर जाफ़र जो है वो नवाब ऑफ बंगाल बना था, और मीर जाफ़र का जो सन इन लॉ था वो था मीर कासिम। तो मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम को बनाया गया था, और मीर कासिम को ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस पसंद नहीं आ रहा था, तो इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया था ट्रांसफ़र कैपिटल को। आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि मीर कासिम ने कैपिटल ट्रांसफ़र किया था मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। तो यहीं पे, और मुंगेर जब कैपिटल ट्रांसफ़र किया था ना, तो यहीं पे उसने एक गन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की थी, जहाँ पे वो गन्स बनवाता था। ओके, और मुंगेर में इंटरनेशनल योगा सेंटर भी है, और बिहार योगा भारती है एक यूनिवर्सिटी, जो योगा की ओनली यूनिवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड में। ये इस्टेब्लिश की गई थी 2003 में। और अब बच गया है आपका एक, इधर फिर जहानाबाद है, अरवल है, और पटना बच गया आपका। जो जहानाबाद है ना, देखो हमने पढ़ा था किशनगंज, तो हमने किशनगंज के बारे में पढ़ा था कि यहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होती है, और ये जो जहानाबाद है यहाँ पे लोएस्ट रेनफॉल होती है। ठीक है,
अरवल, अरवल आप जो खाने वाली परवल सब्जी होती है उससे याद रखना, अरवल परवल। उसके बाद पटना हो गया, तो पटना को हम कहते हैं पाटलिपुत्रा, कुसुमपुरा, अजीमाबाद, ये सब पटना के ही नाम है। तो पाटलिपुत्रा सबसे पुराना नाम है पटना का, और फिर कुसुमपुरा हो गया। अजीमाबाद, अजीमाबाद नाम जो है ना ये औरंगजेब ने रखा था पटना का अपने ग्रैंडसन के नाम पे। तो ग्रैंडसन था उनका मोहम्मद अजीम, उसी के नाम पे पटना का नाम अजीमाबाद रखा था। फाहियान ने पटना को पालीन फाओ कहा है। तो फाहियान की जो ट्रैवलॉग थी, जो इनकी बुक थी, आपको उनका नाम पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। इनकी बुक का नाम था सी यूं की, ओके, सी यूं की, ये फाहियान की बुक का नाम था, जिसमें इन्होंने पटना को पालिंग फाओ कहा था। ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये दोनों ही, क्योंकि ये पटना को ही मेंशन किया गया है। तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे कि फाहियान की ट्रैवलॉग में क्या नाम था पटना का, या पालिन फाओ क्या है। इसी तरह मेगास्थनीज जो था ये एम्बेसडर था, ठीक है। तो मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी इंडिका, ठीक है। तो मेगास्थनीज की इंडिका में पटना को पालीबोथरा कहते हैं। और पटना जो है वो 5th लार्जेस्ट ग्रोइंग सिटी इन इंडिया है। ये कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री है और यहाँ पे सब सर्विस सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ करता है विद रिस्पेक्ट टू बाकी सेक्टर्स के। और 10 डिस्ट्रिक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ये दोनों कि जब आपके बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछता है कि पटना जो है कितने डिस्ट्रिक्ट से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो आप हमेशा याद रखो कि ये 10 डिस्ट्रिक्ट से करता है। चलो हम लोग काउंट करके देख लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सारण से। सारण हो गया आपका 1, वैशाली 2, समस्तीपुर 3, बेगूसराय 4, लखीसराय 5, शेखपुरा 6, नालंदा 7, जहानाबाद 8, अरवल 9 और भोजपुर 10। तो ये जो आपके 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये पटना से बाउंड्री टच करते हैं। आपको इनके नाम भी याद करने होंगे, तो एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ ताकि आप इसको बार बार सुनो तो कुछ तो आपके दिमाग में रहेगा। तो सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और भोजपुर, ये हो गया। और रिवर्स कौन कौन है जो पटना से बहती हैं, वो है सोन, गंगा, गंडक और पुनपुन। इसी में हमारा डिस्ट्रिक्ट्स का सब कुछ ख़त्म हो गया है। डिस्ट्रिक्ट्स हमने सारे देख लिए हैं। अब हम वापस आते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न पे। तो इसमें हमें बस यही देखना है कि किस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न कैसे याद रखना है, तो देखो ये बहुत ही ईजी आपको याद रखना। आपको मगध और पटना याद रहेगा, क्योंकि पहले तो मगध ही था, ठीक है। उसके बाद फिर जो पटना रीजन है, मतलब पहले पूरा का पूरा बिहार वाला रीजन ही एज मगध जानते थे हम लोग। उसके बाद फिर पटना आपको याद रहेगा। भागलपुर, मुंगेर आपको याद रहेगा, क्योंकि भागलपुर हो गया आपके सिल्क के लिए फेमस, मुंगेर हो गया टोबैको के लिए फेमस। अभी मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे ITC का वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री है टोबैको का। तो भागलपुर सिल्क, टोबैको, मुंगेर। तो भागलपुर और मुंगेर याद हो गया। कोसी आपको याद रहेगी, क्योंकि कोसी को सौरो ऑफ बिहार कहते हैं, ठीक है। कोसी रिवर जो है हमेशा इससे बाढ़ आती रहती है, तो ये आपको याद होगा। तो ये 5 आपको याद हो गए। अब बचे हैं 4, सारण, तिरहुत, पूर्णिया, दरभंगा। तो इसके लिए मैंने आपका एक ट्रिक बनाया है, सती और पर्दा, ठीक है। ये लाइक पहले तो हमारे यहाँ ये सब बहुत होता था ना, पर्दा सिस्टम, सती सिस्टम। तो सती का आपका हो गया सारण, तिरहुत, पर्दा का पूर्णिया और दा का दरभंगा, ठीक है। सती एंड पर्दा। बाकी आपको ये ऐसे ही याद रहेंगे, मगध, पटना, भागलपुर, मुंगेर, कोसी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं मगध में क्या क्या है। मगध में आपका आता है जहानाबाद, अरवल, नवादा, गया और औरंगाबाद, ठीक है। और मगध के बाद आता है आपका पटना। पटना डिवीज़न में आपके क्या क्या हैं, पटना में नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, ठीक है। ये आपके आ गए। भागलपुर डिवीज़न में बस ये 2 हैं, भागलपुर और बांका। फिर मुंगेर डिवीज़न में देख लो आप, मुंगेर में बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई। कोसी में आपका आता है 3, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। उसके बाद है आपका सारण। सारण में भी बस आपके 3 हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज, ठीक है। और देखो सारण, सिवान, गोपालगंज,
इसके बाद आपका आता है तिरहुत। तिरहुत में आप देखो क्या है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। उसके बाद आपकी पूर्णिया है, पूर्णिया में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ठीक है। और दरभंगा, दरभंगा में है मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। तो इसी के साथ आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न भी ख़त्म हो गया है। कल हम रिवर्स ऑफ बिहार डिस्कस करेंगे, इसके लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद मिनरल्स देखेंगे कि बिहार में क्या क्या अवेलेबल हैं। फिर नेशनल पार्क एंड सैंक्चुरीज ऑफ बिहार डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा जो एग्रीकल्चरल क्रॉपिंग पैटर्न है, या फिर क्या क्या क्रॉप्स होते हैं, कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और जियोलॉजी ऑफ बिहार में हम देखेंगे कि कौन से रॉक्स हैं, प्लेन्स हैं, या फिर सॉइल्स हैं जो यूज़ होते हैं बिहार में, जो अवेलेबल हैं, वो सब भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें, और हमारे चैनल पे विज़िट करते रहें। और हमारी बाकी सारे जितने भी इनिशिएटिव हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर से ज़रूर देखें। जो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, तो वो भी देखें और हमें सपोर्ट करते रहें, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम इसी तरह और अच्छा करते जाएंगे। थैंक यू।